87 को भूल गए सर? नहीं, मैं 89 के बाद में, क्योंकि 89 के बाद में आर्म स्ट्रगल खड़ी हुई। 87 में क्या हुआ था? 87 कहा जाता है कि जी मास रिगिंग हुई है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा दिया गया उसमें नेशनल है ना। अगर एक एमएलए कम हुई या ज्यादा हो तो क्या वो नाइंसाफी नहीं हुई उस दौर में? और कहते हैं कि जो उस पार गए बंदूक लेने वो तो इलेक्शन में थे, उससे पहले उनके साथ नाइंसाफी हुई, उन्होंने बंदूक उठाया। आपके दौर में भी तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके दौर में भी वही था। श्रीनगर में कितने कैंप्स थे आप बताएंगे हमें? पुलिस फोर्स ही नहीं थी, नॉट सो मच ऑफ फोर्स। नो, आज तो इट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। हाँ, एक और बात मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बसों से नीचे उतार कर तारीख आपको बताना चाहता। आपके वालिद की सियासी तारीख अलग है और उसके आपको सियासी विरासत भी है उसकी। शाह साहब, मुझे मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी आपके मुताबिक जो पीएजीडी का असल मौकफ था उस राह रास्त पे नहीं आती, क्या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी राह अलग चुनेगी? पहले वो आप अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ जो सियासी शख्सियत बैठी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कहते हैं वो सियासी वरासत इनको मिली है, शेख साहब के पोते हैं और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट। आज मुजफ्फर शाह साहब से हम उन तमाम चीजों पे बात करेंगे। उसमें पीएचडी का भी मेंबर है हजरत, और सियासी एतबार से जम्मू कश्मीर की आवाम के जो जहन में जो सवालात है वो शाह साहब से आज हम पूछेंगे। और शाह साहब माने जाते हैं बेबाक राय रखने में। शाह साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया तासु साहब। शाह साहब, क्या हाल है पीएचडी का? जैसा होना है वैसा है, ठीक हाल है। कहते ना एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी आपको, आपने कहा था हम सब मिलकर आर्टिकल 370 को भी सेव करेंगे, जम्मू कश्मीर का जो असली सियासी मंशूर है उसको हिंदुस्तान की इस वक्त बरसर इक़्तिदार सियासी जमात है उसके सामने रखेंगे। लेकिन अवामी सतह पे इस वक्त अवाम के अंदर ये खलफिशार है कि पीएजीडी कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, क्योंकि आप एक मुखर आवाज हो। क्या है आपके मन में? जहां तक 370 का ताल्लुक है, 370 को बाकायदा तौर इसके बावजूद कि 11 दिसंबर 2024 को हमारे उसमें बरक्स फैसला आया, जो हमारी उसमें ऑलरेडी उम्मीद थी, मगर उस फैसले पर भी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जितने भी हमारे लीगल लिमिनरीज हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, उनका मानना है कि ये फैसला सही नहीं, आईनी तौर फैसला सही नहीं। उस पर चूंकि अब उस पर एक 5-6 रिव्यू पिटिशन भी लगी हुई, सो वो मामला मरा नहीं। 370 को मारना शायद नामुमकिन है। आप मत समझे कि मैं एक मजाक जैसा कर रहा हूँ, जी नहीं। 370 एक आईनी गारंटी है, इरेवोकेबल गारंटी है, जो फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ने जम्मू कश्मीर के फोर फादर्स को दी हुई है। और उसमें उसको हटाना, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया तो पार्लियामेंट के थ्रू, उसको हटाना हमारे आईन में वो नहीं पड़ता है। तो उसके बारे में अभी हम सब ने मिलकर वहां पर इस चीज को बाज़ाब्ता तौर वो वहां पे जिंदा है। और 370 आज भी आप देखेंगे आईन में अभी भी मौजूद है, वो कहीं नहीं। जहां तक आप दूसरी बात पूछ रहे हैं कि आपको सियासी लीडर्स के सामने में ये सब पेश करना था, यस, आपकी बात सही है। मैंने ये तजवीज दी थी, 3-4 बार मैंने ये तजवीज दी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के सामने, महबूबा मुफ्ती जी के सामने, हमारे तारिक आमिर साहब हैं, अपने हमारे जो सीपीआई के दूसरे मेंबरान हैं, और अपने मसूदी साहब हैं। हमने बहुत बार ये बात की थी। वो चीज जो करनी थी कि इसको, चूंकि कुछ इसमें जो हमारी अपोजिशन भी है, हिंदुस्तान की जो भी अपोजिशन है, जो इंडिया का ब्लॉक बनाती है आज, उसमें से बहुत से लोग कतराते हैं 370 के बारे में, मानते हैं बात, मगर बोलने से कतराते हैं। क्यों? उनको ये बाज़ाब्ता तौर पर उनका ये माइंड क्लियर करना पड़ेगा कि भाई साहब, ये मामला कोई कश्मीर सेंट्रिक नहीं है, कोई मुसलमान सेंट्रिक नहीं है। इसमें आज जम्मू का बासी भी मानता है, लद्दाख का बासी भी मानता है कि भाई साहब, ये एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, ये सब के लिए एक गारंटी है हमारी जॉब्स की, हमारी तशक्कुस की, हमारी बका की, हमारे लैंड्स की, हमारी यहाँ पे तशक्कुस की। इसको
جو चूंकि 1947 के बाद में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए ये हमारा तय पाया गया रिलेशनशिप विद द यूनियन ऑफ इंडिया, उसको फिर लीगल शेप दी गई, उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ने अप्रूव किया, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। उसको इस तरह से हटाना जोर जबरदस्ती से, ये शायद मामला आज ये माना गया है कि ये जिस तरह से ये कार्रवाई की गई, आज मैं नहीं ये बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े दिग्गज लीगल ब्रेन ये बात कर रहे हैं कि ये सरासर फैसला गलत, वो इधर तक जा रहे हैं कि नहीं ये सरासर गलत है और इस पर दोबारा नजरसानी करनी चाहिए। और मैं आपसे एक बात इतना ही कहूंगा, इसके पहले भी 2 बार 370 पे बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने फैसला दिया है, उन्होंने अपहोल्ड किया है, 5 रुकनी बेंच ने उसको खारिज कर दिया। आइंदा कल को दोबारा देखते हैं, मगर इसको हम छोड़ नहीं सकते। सियासी एतबार से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएजीडी का हिस्सा है, बिल्कुल है। और पीएजीडी पिछले 5 महीने से नहीं मिल रही है, और जम्मू कश्मीर आवाम को जवाब तो देना होगा मैं आपको। आपको एक बात बताऊंगा, मेरे ज़िम्मे खसूसन अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएजीडी में 2 काम बहुत खुश उसलूबी से निभाए। नंबर 1 कि 370 को एक यूनिफाइड तरीके से उसको खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करवाया, तमाम हमारे उपलास की टीम के साथ, जो हमारे साथ मेम्बरान थे उनके साथ, मैं खुद वहां पे बजाते खुद लगातार, कोई भी एक ऐसी पेशी नहीं है जो हमने नहीं छोड़ी है, हमारा रिकॉर्ड्स वगैरह लेकर वो सारा हमने किया। मगर जो पीएजीडी को उसके बाद में जो बात करनी थी, वो आपने कहा कि मिले नहीं है बहुत टाइम से, ये बात आपकी सही है। और मैंने ये बात अपने जो हमारे इसके चीफ स्पोक्स पर्सन है, कन्वीनर हैं हमारे तारिक आमी साहब, और अपने क्या क्या कहते हैं जस्टिस मसूदी साहब, उनसे मैंने बार बार कहा कि इट इज हाई टाइम दैट वी मीट, क्योंकि नहीं लगता शाह साहब को कि आप सबों ने अपनी अपनी राहें चुनी है इलेक्शन आते ही? मैंने अभी नहीं, मैं अभी भी पीएचडी के एक हिस्सा हूं, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं और हमारी जमात का ये मानना है कि अच्छा रहेगा कि जिस तरीके से हमने 370 को इकट्ठे करके अभी तक चलाया है, आपको कल को चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे आपकी असेंबली हो, चाहे आपके ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो, पंचायत के इलेक्शंस हो, आपको पीएचडी वालों को उसमें और ज्यादा वुसअत देकर शाह साहब, आपके वालिद की जो सियासत थी वो बहुत बेबाक सियासत थी। आप सुन लीजिए, ये मेरी राय है, और मेरी राय तब तक ये रहेगी जब तक हम पीएचडी में दोबारा मिलेंगे, वहां पर हम उनसे मैं उनसे सवाल करूंगा, ये आप बताइए साहब, आपको जैसे आपने इंडिया का अलायंस में हमारे 2 मेम्बरान वहां पर हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो पार्लियामेंट में पहले थे, ओके, उनके मेम्बरान थे पार्लियामेंट, मगर आज 2024 है, पब्लिक को दोबारा सोचना है कि क्या करना है, और हमको सही आदमियों का चुनाव करके जो वहां पर हमारी बात बगैर किसी खौफ के, बगैर डरे हुए, और पार्लियामेंट को वो खड़ा कर दे, जाम कर दे, 2-3 आदमी अगर ऐसे आ जाएंगे वो उल्टा कर सकते हैं वहां पर सब, ऐसे लोगों की वहां पे जरूरत है। सो वो बात जब हम मिलेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द कन्वीन होगा पीएचडी का सेशन, उसमें ये बात होगी कि भाई साहब आपको इलेक्शन जो हमको लड़ने हैं, जिस तरह से आप इंडिया का कश्मीर आवाम के साथ नहीं, जम्मू कश्मीर आवाम के साथ मजाक नहीं हो रहा है। एक पीएचडी बनता है, एक स्टेटमेंट आता है आप सभी सियासी जमातों की तरफ से कि हम जम्मू कश्मीर के जो असली मसाइल है, सियासी मसाइल है, उनकी आबियारी के लिए एक ये प्लेटफॉर्म बन रहा है। आपने तो आप सबों ने इसको इलेक्शन की नजर कर दिया, आपको नहीं लग रहा है? माफ करना, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या बेगम खालिदा शाह ने या मुजफ्फर शाह ने या जमात ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जो हकीकी जिसको कहें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलमबरदार, उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं की। हमारी कमिटमेंट है हमारे फादर्स की, उनकी कमिटमेंट है 370, उनकी उनकी कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट को हम खड़ा रखेंगे जब तक हम जिंदा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, अब चूंकि इलेक्शंस का मामला आया है, ये सवाल जैसे आपने मुझसे किया, मैं ये सवाल बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी करूंगा, पीडीपी से भी करूंगा, क्योंकि वो हमारे मेम्बरान है कि आप बताइए आपको किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, आर यू गोइंग योर वेज, और वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ these six seats are there, how are we going to pick up candidates, who are going to be the candidates, they have to be such candidates कि वो भारी अक्सरियत से हमारी रूलिंग पार्टी और उनके जितने भी ABCD टीम जो भी कहते हैं, उनको खड़ा करने की कोशिश है इस वक्त, उनको भारी अक्सरियत से आपको चुनाव हरवाना है, क्योंकि
क्यों आप पे अवाम भरोसा करेगी नहीं? एक मिनट, क्योंकि आपको ये फैसला, उस फैसले पर अपनी स्टैंप डालनी है कि मैंने 5 अगस्त 2019 का फैसला एक कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने, मैं ये फैसला रद्द करता हूं। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला 11 दिसंबर 2023 को दिया, हम उससे मुतफिक नहीं। और क्यों पीएचडी पे अवाम भरोसा करेगी? डीडीसी इलेक्शन में प्रॉक्सी कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा किए, जिया हुए दोबारा क्यों करेगी अवाम आप पे भरोसा? ये अवाम को देखना, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं अपना केस अवाम के सामने रखूं, इट्स फॉर देम टू डिसाइड। जहां तक मेरा ताल्लुक है या हमारी लीडरशिप का ताल्लुक है, वो एक खुली किताब है, हमने कभी प्रेशर के सामने सकम नहीं किया। मेरा वही सवाल था, आपके वालिद की जो सियासी तारीख है ना वो बहुत मुनफरिद है, और उनको तो 86 में 2 मेंबर नेशनल कांग्रेस के लेने थे अपनी कैबिनेट, 2 मेंबर। उनने मना किया, कहा नहीं मैं नहीं ले सकता, आपने आउटसाइड सपोर्ट करना है कीजिए। मैं वही सियासी तारीख आपको बताना चाहता। आपके वालिद की सियासी तारीख अलग है और उसके आपको सियासी विरासत मिली है उसकी। शाह साहब, मुझे मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी आपके मुताबिक जो पीएचडी का असल मौकफ था उस राह रास्त पे नहीं आती, क्या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी राह अलग चुनेगी? पहले वो आप, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच देयर। तो आप कयास आ रही है, आप मैं कैसे कह सकता हूं, मैं एक डिसिप्लिन्ड बंदा हूं। मेरे वालिद की एक ही बहुत बड़ी एक और खूबी थी, एक तो वो, उनके ऊपर कभी उंगली करप्शन की उठी नहीं सकती। नंबर 2, वो डिसिप्लिन के बड़े पाबंद। आज चूंकि मैं एक पीएचडी का मेंबर हूं और उसकी सदारत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं ऐसी बात अभी सोच भी नहीं सकता। हाँ, जब मीटिंग में हम होंगे, खुदा न खास्ता अगर ऐसी बात हो जाए, तब मैं अपनी पार्टी के सामने, अपने प्रेसिडेंट के सामने। क्या रहा है बाकी, महबूबा मुफ्ती दोबारा अपनी पार्टी प्रेसिडेंट बनती है और ऐसा कहती है अब सपा वालों को जवाब देना होगा, जिन्होंने यहाँ पे फोटो लाया उनको अपना जवाब देना होगा। ये महबूबा मुफ्ती अपने जो हरीफ है, सियासी हरीफ, पीएचडी के अंदर बैठा है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हैज कम, उनके बहुत पहले आया स्पेशल पावर्स एक्ट, उनमें उनके जो भी पार्टी थी, उनके जो लोग थे, उनका बहुत बड़ा हाथ। सो ये हम किसी पे इल्जाम तराशियां नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि उससे कोई बात नहीं बनती है। हमने जिस मौकफ के तहत, जिस मजबूरी के तहत पीएचडी को सामने लाया है, उस बात कहूंगा मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से भी, पीएचडी के भी लोगों से भी इतना ही कहूंगा, आपकी चैनल की वसादत से, कि आपस में ये तू मैं करना बंद कीजिए। पब्लिक देखती है और इस वक्त मामला हमारी तशक्कुस का है, इस वक्त मामला हमारी फ्यूचर जनरेशंस का है। ये सब जो आप ये बकवास कर रहे हैं आपस में, तो प्लीज स्टॉप इट, ये ठीक नहीं है। मैं इनकी लीडरशिप से भी दरखास्त करूंगा कि वो अपने लोगों को कंट्रोल में रखें। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सियासी नजरिया बिल्कुल वाजिया है। तकरीबन मैं आपसे बिल्कुल इस बात को रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि वालिद की जो खिदमात थी, वो चाहे आरटीसी आरटीसी को कहते हैं उस बहरान से बाहर निकालना, पीएचई डिपार्टमेंट को जिसे आज जल्दी उस दौर में, लेकिन आपका जो किरदार है, उनकी खिदमात 1937 से है। म्युनिसिपल अपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर एज टू कंट्रोल ऑफ फूड एंड सप्लाईज 48 से 1953 तक शेर कश्मीर की पहली गवर्नमेंट में। उसके बाद महाजरा शुमारी, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर शेर कश्मीर के नंबर 1 कैबिनेट के साथी। जहां आज आप जम्मू में नजर डालें, कश्मीर में नजर डालें, जितनी भी उस वक्त शेर कश्मीर के विजन का जो तामीर हुई, उस तामीर के इंचार्ज गुलाम मोहम्मद शाह। आप सीधा सीधा फारूक साहब के काम को ही इनकार कर रहे हो? नहीं, फारूक साहब तो उसके बाद आए। फारूक साहब तो 89 में आए, मैंने 82 में आए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे घर के 2 हिस्से हो गए, जो अभी तक भी कश्मीर उस दचके से संभला नहीं। शाह साहब, आप अपने दिल पे हाथ रखकर हमें इस सवाल का जवाब दें। मुझे बताइए, जो शेख साहब थे, उनका जो सियासी मकसद था, उनकी जो सियासी किताब थी, उनकी जो सियासी कहते हैं ना, वो अपनी विरासत थी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या
ناکام ہوئی آج کی جنریشن تک وہ پہنچانے میں کہ نیشنل کانفرنس نے یا شیخ صاحب نے اپنی قربانی کیسی دی؟ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو، کام کیا ہے ہم سب نے. میں بھی نیشنل کانفرنس ہوں، دودھ کا دلہا نیشنل کانفرنس، اوپر سے لے کر نیچے تک. جو اپروچ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ اس ہسٹری کو جو زہر اگلایا گیا ایٹیز کے بعد میں شیر کشمیر کو کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے، چاہے ہندوستان کے تھرو، چاہے پاکستان کے تھرو، چاہے اپنے کچھ لوگوں کے تھرو، اس کا جو جس طریقے سے جواب ہونا چاہیے تھا، جو آپ کے پاس موجود ہے، اس کو ہم لوگ اس صحیح طریقے سے سامنے نہیں لا پائے. یہ آپ کی بات بہت درست ہے اور میں یہ مانتا ہوں. نظریاتی طور اگر آپ اس وقت پی ایچ ڈی کی سچویشن دیکھو گے، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ عوام اس وقت پاتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی ایک ہی راہ پہ جا رہی ہے آنے والے الیکشنز میں. شاہ صاحب کیا سوچیں؟ میں کوشش کروں گا ایک راہ پہ آئے، میں کوشش کروں گا جتنی میرے سے کوشش ہو سکے. میرا سیدھا سوال ہے شاہ صاحب، ایک یونائٹڈ اپروچ الیکشن کو لیا جائے. الیکشن کوئی بڑی بات نہیں، آپ آئندہ بھی لڑ سکتے. آج کا الیکشن بہت امپورٹنٹ الیکشن، آج کا ایم ایل اے بہت امپورٹنٹ ایم ایل اے. آج کے ایم ایل اے کو آپ کی ہسٹری کو بچانا ہے، آپ کے بچوں کا، اس کے فیوچر کا معاملہ ہے، آپ کے تشخص کا معاملہ ہے، آپ کے لینڈز کا معاملہ ہے، آپ کے ڈیموگرافی چینج کا معاملہ ہے. آج کا ایم ایل اے، آج کا ایم پی، یا آج کا آپ کا میونسپلٹی کا آدمی، یا آپ کے لوکل باڈیز کا آدمی، یا آپ کے پنچایت کے لوگ، ہم کو اپنے ان تمام اداروں کو کلین کرنا ہے، کلینز کرنا ہے، جو اس وقت ڈویسو فورسز اس میں آہستہ آہستہ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کو ان کو رکانا ہے. الطاف بخاری کا ایک بیان آیا، کہتے تھے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ غلط سمے پہ پارلیمنٹ پہ یہ آرٹیکل 370 کو لے کر اس وقت ہوا ہمارے حق میں نہیں. انہوں نے عمر بھر 370 کا کھایا ہے. سب یہ نہیں کہ الطاف صاحب کی میں بات کروں، آپ نے ان کا نام لیا. اب اگر نہیں کرتے، یہی لوگ کل کو ہمارے گھر کے سامنے آ کے مظاہرے کرتے، جگہ جگہ پہ بولتے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ارے بھائی، کوئی غلط کام ہوا ہے، آپ کو بتانا ہے پورے پارلیمنٹ کو کہ آپ نے غلط کیا ہے. آپ نے کورٹ میں بتانا ہے کہ آپ نے جو ہماری دلائل آئیں کورٹ میں، جو وہاں پہ آرگیومنٹس ہوئے، وہ کیس ہم نے باضابطہ طور پہ جیتا ہوا ہے. آج یہ لیگل لمنریز بھی مانتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بھی مانتے ہیں کہ نو 370 کین ناٹ بی ٹچڈ. سو اس جھنڈے کو وہاں پہ قائم رکھا ہے ہم نے. الطاف صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں بہت ہی غلط بات کر رہے ہیں. اور دوسری میں بات کہوں، جب ہم نے اس بارے میں کارروائی شروع کی تو ان جیسے لوگوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، نہیں تو وہ میرے بہت عزیز دوستوں میں سے ہیں. ان کا ایک بھی کہنا یہ بھی تھا کہ یہاں آرٹیکل 370 صرف دو ضمانتیں ملتی تھی، ایک زمین کی تھی، ایک نوکری کی تھی. دونوں تو میں نے پردھان منتری سے کلیئر کروا کے لایا. بہت غلط کا اتنا بھی رتبہ نہیں ہے کہ وہ پردھان منتری سے کیا چیز کلیئر کروائیں. وہ ہماری لیجسلیٹو اسمبلی کرے گی، وہ جوائنٹلی ہوگا، وہ کسی انڈیویجول کے لیے نہیں ہوگا. وہ شیخ محمد عبداللہ نہیں ہے. کیا بات کرتے ہیں؟ آنے والے الیکشن میں اگر پی اے جی ڈی عوامی نیشنل کانفرنس کے مزاج کے مطابق نہیں جا رہی ہے، کیا شاہ صاحب اسمبلی الیکشن پی اے جی ڈی سے باہر لڑیں گے؟ جو پبلک کا جموں کشمیر کے عوام کے ہت میں ہوگا، کہ اگر مجھے لگے گا، ہماری جماعت کو لگے گا کہ یہ پبلک، اور جو اس وقت ہم کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جو رائٹس آپ کو دی گئی ہیں، اگر آپ وہ پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ یہاں پر یہاں ہماری جو اس وقت یہاں کی سرکار چل رہی ہے، یہاں کے لوکل لوگوں کا اس میں بہت کم حصہ ہے. بیوروکریسی چلا رہی ہے اس وقت پورا ہمارا شاسن، اور میکسیمم جو امپورٹنٹ کلیدی عہدوں پہ لوگ ہیں وہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں. ان کو جموں کشمیر کے بارے میں، اس کی ٹوپوگرافی کے بارے میں، اس کی جیوگرافی کے بارے میں، کوئی اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے بارے میں کوئی دور دور کا علم نہیں. شاہ صاحب یہ بھی تو صحیح ہے. سنیں اس چیز کو آپ کو ریورس کرنا ہے، اور آپ کو ایک ایسی سرکار سامنے لانی ہے who can stand up for your rights. اگر اس کے لیے خدا نہ جاتے کل کو مجھے پی ایچ ڈی سے علیحدہ ہونا پڑے گا، اور وہ بہت ہی ایک سمجھ لیجیے جو ہماری 82 سے ہی شہری کشمیر کے گزرنے کے بعد ہی
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो शिराजा बिखरने लगा, वो बहुत ही एक पेनफुल मामला था। मैं नहीं चाहता हूं कि दोबारा वो कभी ऐसा हो, और मैं खतल मकदूर कोशिश करूंगा कि पीएचडी कायम और दायम रहे और एक यूनिफाइड अप्रोच लेकर सामने आए, उसी में हम सबका भला है। आपको नहीं लगता है एलजी इंतजामिया में पिछले 5 साल में सियासी एतबार से यहाँ पे जो पत्थरबाजी थी वो बंद हुई, या यहाँ पे जो दुकानदार साहिबान दुकान अपने बंद रखते थे वो बंद, वो अब खुली तरह? मैं आपकी बात को मानता हूँ। यहाँ पे इस वक्त हमारे दिल्ली में लगभग और हमारे बॉर्डर एरियाज जो आपके पीर पंजाल रेंज व आपका इधर चनाब वैली साइड को वेरी क्लोज टू 1 मिलियन पैरामिलिट्री, पुलिस, आर्मी ये लगा हुआ, और रोज इजाफा हो रहा है। चप्पे चप्पे पे आपके यहाँ पे हमारे पैरामिलिट्री के जवान खड़े हैं। आपको मुंह खोलने की इजाजत। आपके दौर में भी तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके दौर में भी वही था। श्रीनगर में कितने कैंप्स थे आप बताएंगे हमें? पुलिस फोर्स ही नहीं थी, विदाउट सो मच ऑफ फोर्स। नो, आज तो इट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। हाँ, एक और बात मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बसों से नीचे उतारकर कार्ड चेक होता था। मैं आपको बताऊं, ये गलतियां हमारी तमाम लीडरशिप से हुई हैं जो शेर कश्मीर और जीएम शाह के बाद वजारत में आए। मैं आपकी चैनल की वसादत से उन तमाम लीडरान से जो कैबिनेट्स में रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, उनसे पूछूंगा, शेर कश्मीर रहते, मेरे बाप जैसे जीएम शाह जैसे लोग रहते, क्या वो गोली चलने देते? क्या वो कैंप्स यहां लगाने देते? बिल्कुल नहीं लगाने देते। सवाल ही पैदा नहीं होता। शाह साहब, आपको नहीं लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्तन फवक्तन जब भी इख्तिदार में आई, या पीडीपी जब भी इख्तिदार में आई, आर्टिकल 37 को अमेंडमेंट करके यहाँ से भेज दिया और वहां से सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस मांगा, आईएएस ऑफिसर्स का एक्सेस मांगा, उसके बाद सो ऑन? Those are all matters which can be done through the legislature. अगर जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका है 370 का, लैंड के बारे में, आपकी नौकरियों के बारे में, आपकी प्रोटेक्शन के बारे में, आपके एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में, वो कोई उस पर कोई आंच नहीं है। तो सजाद गनी लोग सही कह रहा है, ये 10 मंजिला इमारत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मंजिला रख लिया। कैसे? उनसे पूछिए कैसे, गलत बोल रहा है। हाउ? मेरे जैसे आदमी को क्या बोलोगे आप? क्या इमारत थी और क्या था और क्या हुआ? मुझे तो सब पता है। मैंने आपकी आंखों से सब देखा हूं, मैं शाहिद हूं इन चीजों। मुजफ्फर शाह साहब, आपको हम सियासी शख्सियत नहीं मानते हैं, आप विरसा हो, सियासी विरसा, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर की जितनी बड़ी सियासी हस्तियां थी उनके साथ कहते हैं ना वो वक्त गुजारा है, उनके साथ उनके सियासी घरों में आप पले बड़े हो। आपके नाना जी शेख साहब थे। अब कैसे आप डिफाइन करोगे शेख साहब की सियासी पॉलिसी इस वक्त मुख्तसर अंदाज? सिंपल बोलूंगा आपको, आप मेरे सामने सिर्फ माइक लेके खड़े हैं, अंग्रेजी फराफर बोल रहे हैं, मैं भी और आप भी अच्छे खासे बैठे हैं, लता को सब लगा के हैं। इसी तरह हमारे नौजवान चारों तरफ, ये एक ही आदमी ने दिया है, ये कलम आपको हाथ में, ये जबान खोलने का, जबान ही आप खोल सकते हैं, उन्होंने ये जबान खोल के दी आपको। आज जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, कश्मीरी एक दुनिया के तमाम कोनों में खड़ा है, एजुकेटेड है। उस शख्स ने आपको एजुकेशन दी, आपको अपनी जमीन और जायदाद का मालिक बनाया। आप और मैं उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। बाकी ये सब चीज छोटी चीज, जब तक वो हाल हयात थे आपका बाल बांका नहीं हुआ, उनकी टीम जब थी आपका बाल बांका नहीं हुआ। जो हुआ सो हुआ हमारा 89 के बाद, तब तक भी पकड़ के रखा था। 87 को भूल गए सर? नहीं, मैं 89 के बाद में, क्योंकि 89 के बाद में आर्म स्ट्रगल खड़ी हुई। 87 में क्या हुआ था? 87 में कहा जाता है कि जी मास रिगिंग हुई है,
उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा दिया गया। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा दिया गया, ऐसा बोला जाता है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी वो बहुत बार आपको एक्सप्लेन करके बताया, कुछ जगहों पर ऐसा हुआ, मैक्सिमम जगहों पर नहीं हुआ, मगर उसका मतलब उसके बाद ये नहीं हुआ कि हमने तहस नहस करके रख दिया अपने पूरे निजाम को। एक एमएलए से भी चीफ मिनिस्टर बनता है ना, अगर एक एमएलए कम हो या ज्यादा हो तो क्या वो नाइंसाफी नहीं हुई उस दौर में? और कहते हैं कि जो उस पार गए बंदूक लेने, वो तो इलेक्शन में थे, उससे पहले उनके साथ नाइंसाफी हुई, उन्होंने बंदूक उठाया। अपने अपने पर्सपेक्टिव है, और मैं भी, मेरी जमात भी, मेरे वालिद भी, जो उन चीजों उस दफा में एक्शंस हुए वो उन एक्शंस के खिलाफ। हालांकि वो कटर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कटर अब्दुल्ला ही, मगर वो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उसमें हुई। ये अप्रोच, जो अप्रोच लिया गया टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू रन द गवर्नमेंट, शेरी कश्मीर के अप्रोच के तहत जीएम शाह चले, उनका अप्रोच बिल्कुल वही था। उसके बाद उस अप्रोच में तब्दीली हुई, उस तब्दीली का बहुत हमने कमियाजा। शाह साहब, आपके आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सियासी इंटरेक्शन में शाह साहब ने बहुत बेबाकी के साथ उन तमाम सवालों का जवाब दिया। शाह साहब, इंशाअल्लाह सियासी अमूर पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।